हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल, त्रिभुज। ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री का एक पार्ट हम करवा चुके हैं, लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण। और आज इसका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, त्रिभुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। पहला पॉइंट यही लिखा है मैंने, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी इस तरीके से अगर कोई भी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति है तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, ये आप सभी स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना है और पॉइंट सारे लिखते जाने हैं। क्योंकि त्रिभुज की अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई, थ्योरी आपके कंप्लीट है तो क्वेश्चन फटाफट बना लोगे। लेकिन अगर थ्योरी आपको नहीं आती है तो क्वेश्चंस बनाने में फिर प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? तो ये तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स यानी अंतः कोण क्या होता है? ये अंदर वाले कोण। ये अंदर वाले कोण क्या कहे जाते हैं? इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण। तो इनका योग हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब बाह्य कोण कौन कौन से हैं? देखिए, अगर मैं इस भुजा को बढ़ा दूं तो ये वाला क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। ठीक है, ऐसे ही अगर इस भुजा को बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण, ऐसे ही इस भुजा को बढ़ा दूं तो ये बाह्य कोण। तो इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ध्यान रखना, एक ही दिशा में, इधर की साइड, फिर इधर की साइड, फिर इधर की साइड। त्रिभुज क्या, कोई भी कैसी भी आकृति हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, सभी के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज और बहुभुज पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, किसी भी त्रिभुज के लिए यह आवश्यक है कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। फॉर एनी ट्राइंगल दिस इज कंपल्सरी दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब अगर मान लीजिए एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों भुजाओं का योग कितना हो गया? 4 और 5 9। तो तीसरी भुजा से अधिक, तो तीसरी भुजा हम 8 ले सकते हैं। तो 4 और 5 9, 8 से क्या है? अधिक है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 4 5 और 9 ले लेता हूं, तो देखिए 4 और 5 9 इसके बराबर आ रहा है, इनसे अधिक नहीं आ रहा है। तो आप कभी भी घर पे कॉपी पेंसिल लेके बैठना, स्केल लेके बैठना, एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, एक 5 सेंटीमीटर की खींचना, एक 9 सेंटीमीटर की खींचना, तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के लिए यह जरूरी है कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। यह पॉइंट छोटा सा है, लेकिन इसके ऊपर जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट, छोटी भुजा के सामने वाला कोण सदैव छोटा तथा बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सदैव बड़ा होता है। एंगल अपोजिट टू स्मॉलर साइड विल बी स्मॉल एंड एंगल अपोजिट टू बिगर साइड विल बी ग्रेटर। ठीक है, देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर भुजा छोटी है तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो हमेशा छोटा होगा। ऐसी ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। ऐसी इसका उल्टा भी सही है कि अगर मान लीजिए कोई कोण दिया हुआ है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री वाला जो एंगल है इसके सामने की जो भुजा होगी वो छोटी होगी। कि 30 डिग्री क्या है? सबसे छोटा है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे छोटी होगी। ऐसी 90 डिग्री सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। ये भी पॉइंट देखने में छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सदैव सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट आता है त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुजों को दो आधार पर बांटा जाता है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आपने बचपन में पढ़े होंगे कि स्केलिन ट्राइंगल होता है एक विषम बाहु त्रिभुज।
विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, जैसे एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, तो तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो इसको हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी समान दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो समान भुजाएं हो उनको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड आता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ऐसे बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि क्या होगा इसके अंदर, न्यून कोण त्रिभुज, यानी न्यून कोण बनेंगे सारे के सारे। न्यून कोण यानी ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का, तो ये क्या हो गया, न्यून कोण त्रिभुज। क्योंकि न्यून कोण मैंने आपको बताया है कि न्यून कोण क्या होते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच के जो कोण होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। सेकेंड आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कि नाम से क्लियर है, समकोण, यानी समकोण बनेगा इसके अंदर, तो ये समकोण ऐसे बन जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये न्यून कोण हो गए 60 60 60। इसमें देखिए अधिक कोण त्रिभुज बनाना है, तो अधिक कोण का जैसा कि नाम से क्लियर है, अधिक कोण बनना चाहिए, और अधिक कोण आपको बताया गया है कि 90 से 180 के बीच का होता है। अगर मैं ये 120 डिग्री का एंगल बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अभी इसमें देखो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किसी त्रिभुज के अंदर, ध्यान से सुनना, किसी त्रिभुज के अंदर दो न्यून कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज के अंदर दो न्यून कोण हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए दो न्यून कोण है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि किसी त्रिभुज के अंदर दो समकोण हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। किसी भी त्रिभुज के अंदर दो समकोण नहीं हो सकते, क्योंकि 90 और दूसरा आपने 90 ले लिया तो तीसरा 0 नहीं बन पाएगा। तो कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंदर दो समकोण नहीं हो सकते। ऐसी किसी भी त्रिभुज के अंदर दो अधिक कोण भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 120 है तो दोनों कोण ये बाकी छोटे ही होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि आपको भुजाओं को देख करके अगर पता लगाना हो, किसी त्रिभुज की अगर भुजाएं दे दी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज होगा, तो कैसे पता लगाओगे। उसके लिए आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम है, तब वह त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होगा। इफ स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ एनी ट्राइंगल is less than the sum of squares of other two sides, then that triangle will be acute angle triangle। यानी सबसे बड़ी भुजा अगर मैं C मान लूं तो C का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं को मैं A और B मान लूं तो C स्क्वायर इज लेस देन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर ये कंडीशन बनती है तो आपका क्या बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए मैं कह दूं एक त्रिभुज में 4 भुजा है, एक 5 है और तीसरी 6 है। अब आपको ये बताना है कि इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो मैं क्या करूंगा कि इनका स्क्वायर कर लूंगा। 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, तो ये 36 है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 और 16 को जोड़ा तो 41, तो 36 क्या आ रहा है, 41 से कम आ रहा है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम आ रहा है, तो 4, 5 और 6 से क्या बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर। और ये आपने पढ़ा है बचपन से, आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते आए हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ये पॉइंट पूरा मैंने लिखा नहीं है, आप अपने शब्दों में बना करके लिख सकते हैं, बस शॉर्ट में लिख दिया मैंने। यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर है, तब वह त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होगा। यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ऐसी थर्ड पॉइंट ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज, कम है तो न्यून कोण त्रिभुज, बराबर है तो समकोण त्रिभुज। चलिए अब देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी सीजीएल 2015 के पेपर में ये 5-6 डेफिनेशन है, और इसमें से 3 डेफिनेशन पेपर में पूछी गई थी, तो इसलिए
इन 5-6 डेफिनेशंस को आपको रटना भी है और समझना भी है, क्योंकि इन 6 परिभाषाओं में बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, सभी एक दूसरे से मिलती जुलती है और कहीं ना कहीं पेपर में आप गड़बड़ कर बैठते हो, तो इसलिए ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है इनको। देखिए पहली परिभाषा आती है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? किसी त्रिभुज के, नोट करके लिख लेना अच्छे से, नोट्स बनाते चलना, फिर मैं बोल रहा हूं, किसी त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजकों के प्रतिच्छेदित बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र का अर्थ है परिवृत्त का केंद्र, और परित्रिज्या क्या होती है? जो परिवृत्त है उसकी त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है। The point of intersection of 3 perpendicular bisectors of the sides of a triangle is known as circumcenter. Circumcenter means center of the circumcircle. Radius of the circumcircle is known as circumradius r. और इसे हमेशा हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से। अब देखिए इसको अगर समझना है तो अगर मान लीजिए मैं ये ट्राइंगल बना लेता हूँ, ये ट्राइंगल मैंने बना लिया, तो इसका अगर मैं लंब समद्विभाजक ड्रॉ करूँ, लंब समद्विभाजक ये ड्रॉ किया, ऐसे इसका भी लंब समद्विभाजक, और लंब समद्विभाजक मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम हो सकता है मेरे से इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना। लंब समद्विभाजक क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था कि सामने वाली भुजा पे लंब भी होगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा और उसको समान 2 भागों में भी बांटेगा, उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक। तो ये लंब समद्विभाजक खींचा मैंने, ऐसे इधर से भी लंब समद्विभाजक खींचा, यानी ये और ये बराबर, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ऐसे इधर से भी लंब समद्विभाजक खींचा तो ये और ये बराबर, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो जहां पर ये तीनों लंब समद्विभाजक, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर, अगर इसको केंद्र मान करके आप कोई वृत्त खींचते हो इस त्रिभुज से गुजरते हुए, ये वृत्त क्या कहलाएगा आपका? सर्कम सर्किल, परिवृत्त, सर्कम सर्कल, परिवृत्त। और इसकी जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, उसको हम क्या कहेंगे? सर्कम रेडियस, परित्रिज्या, यानी ये वाली, इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। और कैपिटल R निकालने का फॉर्मूला भी है आपके पास। अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी जाए, मान लीजिए ABC, 3 भुजाएं मैंने दे दी, तो कैपिटल R निकालने का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। SSC के अंदर इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बाकी और एग्जाम्स हैं आपके, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, उनमें जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन SSC CGL के अंदर 100% इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ABC क्या है यहाँ पे? ABC साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं इसको ABC ट्राइंगल मान के चलूं तो इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो ट्राइंगल से डिनोट किया जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां रख दोगे, तीनों भुजाओं की लंबाई यहां रख दोगे, तो कैपिटल R का मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इन सेंटर अंतः केंद्र। किसी त्रिभुज के तीनों कोण द्विभाजकों, ध्यान से सुनना, कोण द्विभाजक वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। पिछले वाले में क्या था? लंब समद्विभाजक, और यहाँ पे क्या है? कोण द्विभाजक। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण द्विभाजकों के प्रतिच्छेदित बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र का अर्थ है अंतःवृत्त का केंद्र। अंतःवृत्त की त्रिज्या अंतः त्रिज्या कहलाती है, और इसे हमेशा हम छोटे r से डिनोट करते हैं, छोटे r से। परित्रिज्या को बड़े R से और अंतः त्रिज्या को छोटे r से। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द इंसेंटर। इंसेंटर मीन्स सेंटर ऑफ इनसर्किल। रेडियस ऑफ इनसर्किल इज नोन एज इन रेडियस। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है, सॉरी सर्कल नहीं, पहले ट्राइंगल लेंगे ना, क्योंकि ट्राइंगल से ही क्या बनाना है? इनसर्किल बनाना है। तो अगर हमने ये ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये ट्राइंगल लिया, इसका मैंने कोण द्विभाजक ड्रॉ किया। कोण द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर आपको बता रखा है कि ये लाइन आपने खींची, यानी ये पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ऐसे ही इधर से भी आपने कोण द्विभाजक ड्रॉ किया, ये और ये कोण बराबर। ऐसे ही आपने इधर से भी कोण द्विभाजक ड्रॉ किया, ये और ये कोण बराबर। तो जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे, इस पॉइंट का नाम होगा इंसेंटर, अंतः केंद्र। और अंतः केंद्र का मतलब है अंतःवृत्त का केंद्र। जैसा नाम से क्लियर है, अंतःवृत्त यानी अंदर की तरफ वृत्त बनेगा। तो इसको अगर केंद्र मान करके हम अंदर की तरफ कोई वृत्त बनाते हैं तो इस वृत्त को बोला जाएगा अंतःवृत्त यानी इन सर्किल। और इसकी जो रेडियस होगी, ये रेडियस, ये सब क्या है? रेडियस। इस रेडियस को हम डिनोट करेंगे छोटे r से, और ये कही जाएगी अंतः त्रिज्या।
अब इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि इन सेंटर यानी इन रेडियस की लंबाई क्या होगी। इन रेडियस यानी आर निकालने का फॉर्मूला होता है ए अपॉन एस। ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप लेना है। पूरा परिमाप आपको पता है तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी होता है, और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, इसके ऊपर एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी और किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन और बनता है इसमें कि अगर आपने अंतः केंद्र बना दिया है, मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये वाला एंगल कई बार वो पूछ लेता है कि ये वाला एंगल क्या होगा। इसको आई से, इन सेंटर से डिनोट करते हैं हम। ये हो गया ये ए बी सी। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, एंगल बी आई सी जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। 90 डिग्री प्लस ये वाला जो एंगल होगा इसका आधा 90 में जोड़ दीजिए तो एंगल आपके पास बी आई सी आ जाएगा, यानी अंतः केंद्र पर जो कोण बनेगा। अब आपको प्रूव भी कर देते हैं। मान लीजिए ये कोण पूरा एंगल मैं 80 ले लेता हूं। पूरा कोण कितने का ले लेता हूं, 80 ले लेता हूं। ठीक है, 80 ले लिया तो ये इन सेंटर फॉर्मूले से कितना निकलेगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए यानी 80 का आधा। 80 का आधा कितना हो गया, 40। तो 90 और 40 कितना हो गया, 130। यानी ये वाला एंगल कितने का आ गया, 130 डिग्री का आ गया। अब अगर आप लॉजिक से भी देखो तो ये 80 है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना बचा, 100, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। लॉजिक से भी समझा रहा हूं, फॉर्मूले से भी समझा दिया है। ये 80 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना बचा, 100 बचा। और ये कोण द्विभाजक है, कोण द्विभाजक है तो आधा आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना बच गया, 50, क्योंकि ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों कोणों का योग 100 था, तो आधे का योग कितना हो जाएगा, 50। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों कोणों का योग 50 हो गया, तो ये कितना बच गया, 130। तो लॉजिक से भी निकालोगे आप तो 130 आएगा, और इधर से भी निकालोगे तो 130 आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। किसी त्रिभुज के तीनों लंब के, किसी त्रिभुज के तीनों लंब के प्रतिच्छेदित बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर्स इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसका मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे। ध्यान दीजिए यहां पे यूज किया गया है केवल लंब। परिकेंद्र में क्या था, लंब समद्विभाजक था। अंतः केंद्र में क्या था, कोण द्विभाजक था। लंब केंद्र में क्या है, केवल लंब, यहां पे द्विभाजक नहीं है, तो केवल लंब लिया है, इधर से भी लंब लिया है, इधर से भी लंब लिया। ठीक है, जहां पर ये तीनों बिंदु कट करेंगे इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, लंब केंद्र। क्या नाम हो जाएगा, लंब केंद्र। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, यानी एंगल बी ए सी कितना होगा। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू आपका कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस इसके पीछे वाला एंगल यानी एंगल ए, या यूं कह लो एंगल बी ए सी। तो अगर इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एंगल पूछा जाए तो 180 में से ये वाला एंगल घटा दीजिए। ऐसे ही अगर ये वाला एंगल पूछ लिया जाए तो 180 में से इसके पीछे वाला ये एंगल घटा दीजिए। ऐसे ही अगर ये वाला एंगल पूछ लिया जाए तो 180 में से इसके पीछे वाला ये एंगल घटा दीजिए। एक क्वेश्चन तो ये बनता है इसके ऊपर लंब केंद्र में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि ये 3 पॉइंट जो लिखवाए हैं इनको भी अच्छे से नोट कर लेना। इन 3 पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होगा। ऑप्शन दे देगा त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, शीर्ष पर या नन ऑफ दीज। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर होता है। तो आप देख लीजिए ये न्यून कोण त्रिभुज हमने लिया है, इसका लंब केंद्र कहां पे आ रहा है, त्रिभुज के अंदर आ रहा है। तो न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होगा, हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। दूसरा पॉइंट हमने लिखवाया है समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र सदैव शीर्ष पर होता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल लाइज एट वर्टेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैं कोई समकोण त्रिभुज लेता हूं,
समकोण त्रिभुज मैंने लिया, ये ले लिया यहाँ पे, तो इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो यही परपेंडिकुलर डलेगा, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो यही डलेगा, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये डल गया परपेंडिकुलर। लेकिन तीनों मिल कहाँ पे रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स शीर्ष। तो इसलिए समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वह शीर्ष पर होता है। तीसरा पॉइंट है ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र सदैव त्रिभुज के बाहर होता है। तो अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होगा वो हमेशा कहां होगा, त्रिभुज के बाहर होगा। इसको समझने की कोशिश करनी है तो समझ करके देख लीजिए। मान लीजिए ये अधिक कोण त्रिभुज है, यहां से अगर मैं इस पे लंब डालूं तो ये लंब डल गया, ये डल गया लंब, ठीक है। लेकिन अगर इस बिंदु से मैं इस रेखा पे लंब डालूंगा तो ये कहीं ना कहीं बाहर ही डलेगा ना, ठीक है। इस पे लंब डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लंब डाला, ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस बिंदु से मैंने इस रेखा पे लंब डाला, ऐसे इस बिंदु से जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रेखा पे लंब डालना है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो है ऐसे डले, यहाँ पे लंब डल गया, मान लो ये लंब डल गया, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ पे मिलेंगे, तीनों बिंदु जाकर के कहाँ मिल रहे हैं, त्रिभुज के बाहर मिल रहे हैं। इसलिए अधिक कोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है वो हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है। देखिए नेक्स्ट आता है केंद्रक, सेंट्रोइड। तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु को केंद्रक कहते हैं। पहले ये पॉइंट एक बार आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर इन तीनों पॉइंट को डायग्राम सहित समझाया जाएगा। तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु को केंद्रक कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस इज नोन एज सेंट्रोइड। सेकेंड पॉइंट, केंद्रक माध्यिका को सदैव 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1 ऑलवेज। तीनों माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव वास्तविक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3/4 होता है। द ट्राइंगल, इसका इंग्लिश नहीं लिखा है, आप लिख लेना। द ट्राइंगल्स formed by three medians, the area of the triangle formed by three medians is 3/4 of the original triangle. The area of the triangle formed by three medians is always 3/4 of the original triangle. नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु K इस प्रकार है कि त्रिभुज KB, त्रिभुज KBC, त्रिभुज KCA का क्षेत्रफल समान है, तब K बिंदु सदैव केंद्रक होगा। इफ K इज एनी पॉइंट इनसाइड ए ट्राइंगल सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल KB, ट्राइंगल KBC एंड ट्राइंगल KCA इज इक्वल, देन K इज ऑलवेज अ सेंट्रोइड। देखिए अब इसको समझ लेते हैं, जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं कि अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी मैंने ये वाली मीडियन खींची। मीडियन यानी माध्यिका क्या होती है, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। माध्यिका क्या होगी, जो सामने वाली भुजा को मध्य में कट करे, जैसा कि नाम से क्लियर है माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य, मीडियन यानी मिड पॉइंट पे कट करे, तो ये माध्यिका हो गई। यानी इस भुजा को ये 2 बराबर भागों में बांटेगी, तो ये लाइन क्या कही जाएगी, माध्यिका। उसके बाद ऐसे ही इधर से भी हम क्या करेंगे, माध्यिका ड्रॉ करेंगे, इधर से भी माध्यिका ड्रॉ करेंगे। तो जिस पॉइंट पर ये कट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रोइड। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड यानी केंद्रक। तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदित बिंदु को केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक सदैव माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1, यानी 2 हिस्सा हमेशा, ये वर्टेक्स की तरफ वाला जो हिस्सा होगा ये हमेशा 2 होगा, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो 1 होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखाया है आपको कि माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल वास्तविक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3/4 होता है। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये माध्यिका उठा के आपने यहाँ पे रख दी, ठीक है, ऐसी ये वाली माध्यिका उठा करके आपने यहाँ पे रख दी, ये वाली माध्यिका उठा करके आपने यहाँ पे रख दी, तो इन माध्यिकाओं से जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो ओरिजिनल ट्राइंगल के त्रिभुज का 3/4, यानी इस त्रिभुज का अगर पूरे का क्षेत्रफल 4 है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 है। इस पॉइंट को और दोबारा भी समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो इसका मध्य बिंदु मैंने ये लिया, इसका मध्य बिंदु ये लिया, इसका मध्य बिंदु ये लिया। इन मध्य बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं,
इन मध्य बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं तो अब इसमें कितने ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4। तो इन चारों ट्राइंगल का जो एरिया होगा, इन जो चारों ट्राइंगल का जो एरिया होगा उनका हमेशा एरिया समान होगा। देखिए अगर इसका एक एरिया है तो इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा और इसका भी एक होगा। तो अगर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 है, तो बीच वाले मध्य बिंदुओं से जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया कितना है, 1 है। तो इसका मतलब मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा वो हमेशा 1/4 होगा। ठीक है, 1/4 होगा। मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगा वो 1/4 होगा। माध्यिकाओं को मिलाने से, माध्यिकाओं द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया 3/4 होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद एक पॉइंट आपको लिखवाया गया है कि कोई भी ट्राइंगल है अगर और ABC है मान लीजिए, और इसके अंदर कोई बिंदु K है, तो ये पॉइंट आप यहाँ मिला दीजिए, ये पॉइंट यहाँ मिला दीजिए, ये पॉइंट यहाँ मिला दीजिए। अगर आपको दिया हुआ है कि इसका एरिया और इसका एरिया, इन तीनों ट्राइंगल का एरिया अगर इक्वल है तो K बिंदु हमेशा क्या होगा, केंद्रक होगा, सेंट्रोइड होगा। क्योंकि ये छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी त्रिभुज के अंदर K बिंदु है और KAB, KBC, KCA का क्षेत्रफल समान है, तो बताइए K बिंदु क्या होगा। ऑप्शन में सब दे देगा, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक, ठीक है, अंतः केंद्र सब दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, केंद्रक होगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसमें देखो और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये ट्राइंगल आप देखो, यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, और इन सब का एरिया कितना होगा, इक्वल होगा। जितना एरिया इसका होगा उतना इसका भी होगा, जितना एरिया इसका होगा उतना इसका भी होगा, जितना एरिया इसका होगा उतना इसका भी होगा। ठीक है, यानी अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1, 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 सभी ट्राइंगल का क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। कई बार ये क्वेश्चन दे देता है कि पूरे ट्राइंगल का एरिया मान लीजिए दे दिया उसने 6, पूरे ट्राइंगल का एरिया उसने दे दिया 6, और आपसे केवल इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया जाए। तो ये वाला ट्राइंगल क्या है, 6 ट्राइंगल बन रहे थे ना, तो टोटल 1 2 3 4 5 6, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/6, यानी इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1। तो इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ई सेंटर, नेक्स्ट देखिएगा ई सेंटर, बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र को समझ लीजिए, इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने आपको अंतः केंद्र बताया है। तो अंतः केंद्र में क्या था, अंतः कोणों के द्विभाजक, अंतः कोणों के द्विभाजक, यूं कह लीजिए कोण द्विभाजकों के प्रतिच्छेदित बिंदु को हम क्या कहते थे, अंतः केंद्र। अब बाह्य केंद्र की जब बात आ गई है तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, बाह्य यानी E4 एक्सटीरियर भी बोलते हो या एस्क्राइब्ड भी बोल देते हो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, अगर मान लीजिए मैंने इस एंगल का बाह्य कोण लिया ये और इस एंगल का बाह्य कोण लिया ये, ठीक है। अंतः केंद्र में मैंने क्या लिखवाया था आपको कि अंतः कोणों के द्विभाजक, बाह्य केंद्र में क्या हो जाएगा, बाह्य कोणों के द्विभाजक, यानी इस कोण का द्विभाजक अगर आप ड्रॉ करते हो और इस कोण का भी द्विभाजक आप ड्रॉ करते हो, तो ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को आप बोलेंगे ई सेंटर, इस पॉइंट को आप बोलेंगे ई सेंटर, और इसको ई से डिनोट किया जाएगा। ये ट्राइंगल ABC है। तो इसमें फॉर्मूला, इस क्वेश्चन के लिए आप, इसका क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि एंगल BEC की वैल्यू कितनी होगी। तो BEC की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल, इसके पीछे वाला एंगल ये क्या है, A, हाफ ऑफ एंगल A। ध्यान रखना, अंतः केंद्र में हमने आपको लिखवाया था यहाँ पे प्लस, और बाह्य केंद्र में क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो इसकी परिभाषा अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि किसी त्रिभुज के दो बाह्य कोणों के प्रतिच्छेदित बिंदु को, दो बाह्य कोणों के कोण द्विभाजक के प्रतिच्छेदित बिंदु को बाह्य केंद्र कहते हैं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स इज नोन एज ई सेंटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये आपने बचपन में पढ़ी है, SAS सर्वांग समता,
एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, यानी भू को भू पढ़ते थे ना, भू फॉर भुजा, को मतलब कोण और भू मतलब भुजा, इसको आप हिंदी में भू, ठीक है, को भू, भुजा कोण भुजा, यानी किसी ट्राइंगल की अगर दो भुजाएं और एक कोण समान है तो हम कह देते थे कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और सर्वांग समता का ये सिंबल आप पढ़ते हो बराबर और ऊपर एस, एस का मतलब क्या हो गया, साइड्स बराबर होती है इसके अंदर, ठीक है, साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर मान लीजिए मैंने ये ट्राइंगल लिया ए बी सी, ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल मैंने मान लीजिए डी ई एफ लिया, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और इनके बीच का एंगल, ध्यान रखना दो भुजा है तो उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए। तो तीन चीजें अगर इसकी बराबर हो गई, इस त्रिभुज की तीन चीजें इस त्रिभुज की तीन चीजों के बराबर हो गई तो हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इसका मतलब इसकी सभी चीजें बराबर हो जाएगी, यानी ये कोण सी इस कोण एफ के बराबर हो जाएगा, कोण ए कोण डी के बराबर हो जाएगा, AC भुजा DF के बराबर हो जाएगी। टोटल इसमें 6 चीजें होती है, देखो 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। अगर आपको 3 चीजें बराबर मिल गई तो बाकी की 3 चीजें भी बराबर हो जाती है, लेकिन वो इसी ऑर्डर में मिलनी चाहिए कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके बीच का कोण बराबर होना जरूरी है। ऐसी दूसरी सर्वांग समता आपने पढ़ी है ASA। ASA का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके दो त्रिभुज हैं और दो कोण बराबर, मान लीजिए ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो इनके बीच की भुजा, क्योंकि नाम क्लियर है, देखो ए और उनके बीच में भुजा, यानी को भू को, कोण भुजा कोण, अगर दो कोण बराबर है और उनके बीच की भुजा बराबर है तो हम ASA सर्वांग समता से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ऐसी तीसरी सर्वांग समता आपने पढ़ी है SSS भुजा भुजा भुजा, यानी किसी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, कि ये भुजा जो है आपकी इसके बराबर दे दी, ये भुजा इसके बराबर दे दी और ये भुजा इसके बराबर दे दी, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। चौथी आती है आपकी RHS। R का मतलब राइट एंगल यानी समकोण, H का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, S का मतलब साइड यानी भुजा। अगर किसी त्रिभुज का एक समकोण है, मान लीजिए जो समकोण, ये त्रिभुज मैंने दे दिया, ये त्रिभुज दे दिया, तो अगर ये समकोण हो गया, ये बराबर हो गया, कर्ण इनका बराबर कर दिया जाए और कोई एक भुजा बराबर हो, या तो ये या ये, मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर हो गई, तब भी हम क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता। देखिए सर्वांग समता में हमने आपको बताया था कि सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे, लेकिन सिमिलरिटी में क्या होगा कि सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी। कोण सब बराबर होंगे लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इसीलिए इसका जो सिंबल होता है केवल सिमिलरिटी का ये सिंबल लगता है, नीचे बराबर का सिंबल नहीं लगता, क्योंकि सर्वांग समता में नीचे बराबर का सिंबल लगता था क्योंकि वहां पे भुजाएं क्या होती थी, बराबर होती थी। ये S है, S फॉर साइड, साइड वहां पे बराबर होती थी, इसलिए वहां पे ये सिंबल और नीचे बराबर का सिंबल लग जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर का सिंबल नहीं लगेगा, खाली S लगेगा। इसमें क्या होगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता के अंदर कि भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात मतलब जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, समरूप, यानी एक जैसा रूप है, रूप एक जैसा है। तो अगर मैं इसको देखूं और इसको देखूं तो जैसा ये है वैसा ये है, बस ये है कि ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है। या मैं यूं कह दूं कि ये हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, कोण बराबर हो जाएंगे लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है। इनके भुजाओं का क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बेटा बाप ऊपर गया है, यानी जैसा बाप की शकल होगी, जैसे पिताजी की शकल होगी, बेटे की शकल भी वैसी ही होती है। तो दोनों का रूप कहते हैं ना एक जैसा है, तो समरूप का मतलब समान रूप, यानी दोनों देखने में एक जैसे, बस हाइट का फर्क है, छोटे या बड़े का फर्क होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है समरूपता के अंदर कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AB/DE। अगर ये भुजा ले रहे हो तो AB/DE लिखा जाएगा इज इक्वल टू BC/EF, BC/EF इज इक्वल टू AC/DF,
ऐसी भुजाओं का अनुपात हो गया। अगर ये दोनों का परिमाप दे दे तो उनका भी अनुपात बराबर होगा, रेशियो ऑफ पेरीमीटर बराबर होगा। या फिर माध्यिका दे दे, ये माध्यिका दे दे तो उनका भी अनुपात बराबर होगा। या फिर ऊंचाइयां दे दे तो ऊंचाइयों का अनुपात भी बराबर होगा। या फिर आगे अंतःत्रिज्याएं दे दे तो उनका अनुपात भी बराबर होगा, परित्रिज्याएं दे दे तो उनका भी अनुपात बराबर होगा। यानी जहां पे भी भुजा या साइड यूज हो गई उनका सबका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो क्षेत्रफल में क्या होता है, आपको पता है क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है, यानी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, तो स्क्वायर में होती है तो इसलिए क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इनके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इनके ऊपर जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके ऊपर स्क्वायर से लग जाएगा। क्लियर? देखिएगा बाइसेक्टर थ्योरम, कोण द्विभाजक प्रमेय। तो देखिए ये प्रमेय आपने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ी होगी कि सिद्ध कीजिए AB/AC = BD/DC। तो गाइस अगर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सिद्ध करने के लिए कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो प्रमेय होती थी उसका लास्ट रिजल्ट क्या आता था वो हमें याद रखना है। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कोण द्विभाजक, यानी अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है और उसका कोण द्विभाजक ये AD है, कोण द्विभाजक मतलब ये और ये कोण क्या होंगे, बराबर। यानी AD क्या करेगा, कोण A को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन क्या बनता है कि AB/AC, AB/AC। तो AB इधर वाला है तो AB के साइड में क्या है, यहाँ पे BD, तो AB ऊपर है तो इधर BD ऊपर लिखा जाएगा। इधर AC तो AC के साथ में क्या है, CD, तो AC नीचे है तो CD नीचे लिखा जाएगा। यानी ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। AB/AC = BD/DC। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक समानुपाती प्रमेय। देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर भी आधारित है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, डी हमने कोई लाइन ले ली, BC के समांतर है। ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है कि AD/AB, यानी जो रेशो आप इधर से लोगे वही रेशो आपको इधर से लेना पड़ेगा। जैसा कि आपने समानुपाती प्रमेय में पढ़ा था, लाइन्स एंड एंगल्स वाले चैप्टर में हमने समानुपाती प्रमेय के बारे में बताया था। तो वही चीज यहाँ पे भी लगेगी कि AD/AB बराबर क्या हो जाएगा, AE/AC, AD/AB = AE/AC। ऐसे अगर मैं ये लूं AD/DB लूं तो इधर से AE/EC, यानी जो रेशो आप इधर से लोगे वही रेशो आपको इधर से लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये रिजल्ट भी हो जाता है आपका कि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, AE/EC, AE/AC, ये छोटे वाली भुजा और ये AC क्या है, बड़े वाली भुजा। ठीक है, अब आपने छोटे वाली भुजा ली है तो अंदर वाले ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो छोटे वाली भुजा क्या है, D, तो DE/BC, AC बड़े वाली भुजा है तो BC क्या हो गई, बड़े वाली भुजा, यानी AE/AC = DE/BC भी होता है। ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। और इसी रिलेशन से हम ये बनाते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए अगर मैं ये कहूं कि मैंने DE को इस बार मध्य बिंदुओं पर ले लिया है, तो मध्य बिंदु पे लिया तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो AE का मान अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं और AC का मान कितना हो गया, 2 हो गया, तो बराबर DE/BC। इसको सोल्व करोगे BC इधर जाएगा, तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है कि DE = 1/2 BC होता है। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। यानी अगर DE मध्य बिंदुओं पर कर रही है तो DE की जो लंबाई होगी वो हमेशा BC का क्या होगी, हाफ होगी, आधा होगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज है, समकोण त्रिभुज की कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी आपको माइंड में रखने हैं। ये तो पता ही है समकोण त्रिभुज में आपको कि कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये सभी को पता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा, एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री एंगल है
और यहां से आपने इस लाइन पे हाइपोटेन्यूज पे कोई परपेंडिकुलर डाला, यानी ये 90 डिग्री पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो BL स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है AL इंटू LC, AL इंटू LC। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। बचपन में कहते थे इसको सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि BL स्क्वायर बराबर AL इंटू LC, लेकिन यहाँ पे आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है और मैंने BE कोई माध्यिका खींची है, माध्यिका आपको मैंने बताया कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये दोनों बराबर भाग हो गए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये भी बराबर होगी, यानी BE इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू EC, यानी ये और ये इन तीनों की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ऐसे ही ये केस भी आ जाता है कभी कभार पेपर में कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, अगर मान लीजिए जो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हमेशा कर्ण का आधा होगी, यानी AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये वाला एंगल 30 डिग्री होता तो इसके सामने ये भुजा होती तो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हो जाता। ये चीजें आप पढ़ते हो त्रिकोणमिति वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन अगर त्रिकोणमिति आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि त्रिकोणमिति में फिर हम साइन कोस टेन से इसको करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट याद। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान LDC का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।